व्लादिमीर पुतिन ने झूठ बोला और मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं। ये एक ऐसा तथ्य है जिसका समय तय है और उस झूठ के बाद जो हुआ वो इतना बड़ा था कि रूस की सरकार को आपातकाल घोषित करना पड़ा। ये 4 साल की जंग में सबसे बड़ी बदले की कहानी है। 9 मई को पुतिन ने सार्वजनिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में यूक्रेन के साथ 3 दिन की युद्ध विराम को स्वीकार किया। उन्होंने रूसी पत्रकारों से कहा कि युद्ध समाप्ति की ओर है। उसने कैदियों की अदला बदली की, हाथ मिलाए और दुनिया भर में शांति की बातें सुर्खियों में आई। और जब ये सब हो रहा था, चुपचाप यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूसी सैनिक कुछ और ही कर रहे थे। वे फिर से संगठित हो रहे थे, अपने कैंप और खाइयों को मजबूत कर रहे थे और रूस द्वारा अब तक के सबसे बड़े ड्रोन और मिसाइलों के जखीरे को एक ही हमले के लिए जमा कर रहे थे। 11 तारीख की आधी रात को 48 घंटे बाद युद्ध विराम खत्म हो गया। कीव का आसमान आग की तरह जल उठा। 1567 ड्रोन, 56 मिसाइलें, 9 मंजिला पूरी इमारत सोती हुई परिवारों पर गिर गई। 24 लोग मारे गए, उनमें से 3 बच्चे थे। 4 सालों में यह युद्ध का सबसे बड़ा हवाई हमला था और उसी समय कीव में कुछ बदल गया। यूक्रेन ने तय किया कि वह इसे यूं ही नहीं जाने देगा। अगले 48 घंटों में जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। रूस के एक साथ 6 इलाकों में यह दांव पर तेल और बम वर्षक विमान से भी अधिक था। आज आप देखेंगे कि इन 48 घंटों में यूक्रेन ने क्या किया और क्यों इससे उस बात की पुष्टि हुई जिसे पुतिन बेताबी से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। बदला समझने के लिए आपको पहले एक बात समझनी होगी। पुतिन ने युद्ध विराम शांति में विश्वास के कारण नहीं स्वीकारा। उन्होंने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उन्हें समय चाहिए था, एक बड़े हमले की तैयारी के लिए। और ये कोई अटकल नहीं है। वॉशिंगटन में युद्ध अध्ययन संस्थान ने हर एक गतिविधि का दस्तावेजीकरण किया है। पुतिन शांति नहीं चाह रहे थे, वो हथियार लोड कर रहा था। युद्ध विराम खत्म होते ही 11 तारीख की आधी रात को किसी ने नहीं सोचा था कि अगले 48 घंटों में क्या होगा। 13 तारीख को हमले शुरू हो गए। 800 ड्रोन लगातार लहरों में पूर्व से पश्चिम तक के शहरों पर हमला कर रहे थे, यहां तक कि उन इलाकों में भी जहां पहले कभी बमबारी नहीं हुई थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 14 तारीख को रूस ने पूरे युद्ध का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। 48 घंटों में 1567 ड्रोन और 56 मिसाइलें यूक्रेन पर गिराई गईं। यूक्रेनी रक्षा प्रणालियां ड्रोन का 94% गिराने में सफल रहीं, लेकिन मिसाइलों का केवल 7% ही गिरा सकी और इसी छेद से मौत अंदर आई। कीव में डार्नित्सिया इलाके में एक 9 मंजिला इमारत को तड़के एक बैलिस्टिक मिसाइल ने निशाना बनाया। पूरी दीवारें लोगों से भरे अपार्टमेंटों पर गिर गईं। 24 लोगों की मौत हो गई। उनमें से 3 बच्चे थे। सबसे छोटा 12 साल का था। अन्य 48 लोग घायल हो गए। सूरज निकलने तक करीब 20 लोग अभी भी लापता थे। कीव के मेयर ने आधिकारिक शोक की घोषणा की। वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सैन्य कमांडरों को आपातकालीन बैठक के लिए बुलाया और एक ही आदेश दिया, जवाब देने की योजना बनाओ। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, जेलेंस्की के आदेश से लेकर पहले मिसाइलों के रूसी क्षेत्र में गिरने तक 24 घंटे से भी कम समय लगा। सिर्फ एक ही दिन में यूक्रेन ने रूस के 6 अलग अलग क्षेत्रों में एक समन्वित अभियान चलाया, आज़ोव सागर से लेकर कैस्पियन सागर तक। इसके लिए आमतौर पर सेनाओं को हफ्तों लग जाते हैं। पुतिन ने उस फॉर्मूले पर दांव लगाया था जो युद्ध के शुरुआती वर्षों में काम आया था। नागरिकों को डराना, मनोबल तोड़ना,
रियायतें देने के लिए मजबूर करना। अब वो फॉर्मूला काम नहीं करता और वो आखिरी था जिसे समझ आया कि यूक्रेन अब नहीं झुकेगा। यूक्रेन पलटवार करता है। पुतिन को ये समझने में 3 साल लगे। इस देरी की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। 15 तारीख की रात 2 बजे बदला शुरू हुआ। उसी समय रूस के इलाके में सैकड़ों किलोमीटर अंदर रियाजान शहर के निवासियों ने पहला धमाका सुना, फिर दूसरा धमाका, फिर 10वां। शहर की एक निवासी ने रूसी स्वतंत्र प्रेस को दिए इंटरव्यू में बताया कि स्थानीय रिफाइनरी में काम करने वाले रिश्तेदारों वाले दोस्तों को उसी रात चेतावनी दी गई थी कि वे काम पर न जाएं। लक्ष्य रियाजान की रिफाइनरी थी, जो रूस की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ये हर साल 17 मिलियन टन तेल प्रोसेस करती है। और इसमें एक अहम बात है, इस एकमात्र संयंत्र की वार्षिक उत्पादन में से 8,40,000 टन एविएशन केरोसिन है। वही ईंधन जिसे रूसी वायु एवं अंतरिक्ष बल कीव पर बमबारी करने वाले लड़ाकू विमानों को भरने के लिए इस्तेमाल करती हैं। दूसरे शब्दों में, यूक्रेन ने उस युद्ध मशीन के ईंधन टैंक पर हमला किया जिसने 2 दिन पहले 24 लोगों को मार डाला था। क्रेमलिन को सबसे ज्यादा ये बात चुभती है कि यूक्रेनी ड्रोन ने रिफाइनरी के यूं ही किसी हिस्से को नहीं मारा। उन्होंने ठीक ठीक डिस्टिलेशन यूनिट्स को निशाना बनाया, जो रिफाइनिंग का तकनीकी दिल है। इनके बिना फैक्ट्री एक बूंद भी ईंधन का उत्पादन नहीं कर सकती और इसे फिर से बनाना महीनों लगता है, शायद 1 साल से भी ज्यादा। सूरज के रायजान पर उगते ही लोग ऐसी चीज के साथ जागे जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। काली और तैलीय बूंदें खिड़कियों से टपक रही थी। कारें काले परत से ढकी हुई थी। दरवाजों, झूले के खिलौनों, बालकनियों पर चिपकी हुई निशानियां थीं। रूसियों ने इसे तेल की बारिश कहा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे तकनीकी नाम दिया, काली बारिश। ये घटना आधुनिक इतिहास में केवल 3 बार हुई थी। हिरोशिमा में परमाणु बम के बाद, खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत और 2 महीने पहले तेहरान। अब मास्को से 180 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित 5 लाख की आबादी वाले एक रूसी शहर की बारी थी। क्षेत्रीय सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी। स्कूल और डे केयर बंद कर दिए गए और अगले कुछ घंटों में एक शर्मनाक बात सामने आई। रात के दौरान जिन आवासीय इमारतों पर हमला हुआ था, उनमें से एक पर यूक्रेनी ड्रोन ने हमला नहीं किया था। उस पर रूस की अपनी ही वायु रक्षा प्रणाली से दागा गया मिसाइल गिरा था, जिसे ड्रोन को रोकने के लिए छोड़ा गया था, लेकिन वह अपने लक्ष्य से चूक गया। रूस ने खुद अपनी ही इमारत पर बमबारी की। इस दृश्य की कल्पना करो। वो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो रूसी नागरिक को यूक्रेनी ड्रोन से बचाने के लिए था, वही सिस्टम उसी नागरिक पर गिर गया। पुतिन ने जिनकी रक्षा की कसम खाई थी, उन्हीं की जान खतरे में डाल दी और इसका वीडियो भी है। क्रेमलिन माने या न माने, तस्वीरें हैं। रियाजान तो बस एक हिस्सा था। उसी रात समन्वित तरीके से यूक्रेन ने रूस के 5 और क्षेत्रों पर हमला किया। आजो सागर के किनारे स्थित येइस्क शहर में ड्रोन ने एक दुर्लभ बेरियोव प्रकार के उभयचर विमान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। एक ऐसा विमान जिसकी कीमत $40 मिलियन से भी ज्यादा है, जो पानी और जमीन दोनों पर उतर सकता है। रूस के पास ऐसे कुछ ही विमान हैं और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण वह और नहीं बना सकता। इनमें से हर एक का नष्ट होना ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। उन्होंने एक पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया, जो एंटी ड्रोन जालों में लिपटा हुआ था। जाल पर्याप्त नहीं थे। कैस्पिस्क में कैस्पियन सागर पर यूक्रेनियों ने रूसी कैस्पियन फ्लीट के बेस पर हमला किया, जिसमें एक मिसाइल पोत और एक माइन स्वीपर को निशाना बनाया गया। अधिकृत क्रीमिया में एक और रूसी वायु रक्षा प्रणाली नष्ट हुआ। लुहांस्क क्षेत्र में एक ही रात में 23 और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। और इस ऑपरेशन के पीछे एक नाम था, मेजर रॉबर्ट ब्रोवदी, जिन्हें यूक्रेनियन
मज्जार के नाम से जानते हैं, यूक्रेन की ड्रोन सेना के कमांडर। वह आदमी जिसने उस रात निशाना बनाए गए 2300 लक्ष्यों का समन्वय किया। ये बदला नहीं था, ये एक संदेश था। लेकिन यहाँ वो सवाल है जिसे क्रेमलिन अब नजरअंदाज नहीं कर सकता। अज़ोव सागर से लेकर कैस्पियन सागर तक फैले इतने सारे ठिकानों को एक ही रात में ग्रह की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के खिलाफ कैसे निशाना बनाया जा सकता है? इसका जवाब उन हथियारों में है जिन्होंने यह किया। रियाजान को नष्ट करने वाले यूक्रेनी लंबी दूरी के ड्रोन की कीमत प्रति यूनिट $55,000 है। इन्हें प्लाईवुड, प्लास्टिक और कार्बन फाइबर से बनाया जाता है, वही सामग्री जो रेसिंग साइकिलों में इस्तेमाल होती है। इन्हें सबसे ज्यादा बनाने वाली कंपनी फायर पॉइंट है और 3 साल पहले रूसी आक्रमण से पहले फायर पॉइंट कीव में फिल्मों के लिए कलाकारों को हायर करने वाली एक एजेंसी थी। इस कंपनी ने 2016 की एक रोमांटिक कॉमेडी में काम किया था, जिसमें उस समय के कॉमेडियन जिनका नाम आपने सुना होगा, वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस बारे में सोचिए, 2022 से पहले ये कंपनी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को यूक्रेनी हॉलीवुड की हल्की फुल्की फिल्मों में काम करने के लिए कॉल कर रही थी। आज वही कंपनी अरब डॉलर की रूसी रिफाइनरी जला रही है। फायर पॉइंट के बारे में और जानकारी है। कंपनी के सलाहकारों में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पेओ का नाम भी शामिल है। और जानते हैं इसका क्या मतलब है? कि पश्चिमी देश इस कंपनी की जबरदस्त अहमियत जानते हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। मॉस्को में प्रतिक्रिया चुप्पी की रही। रूसी सरकारी मीडिया को रियाजान पर हमले को स्वीकार करने में घंटों लग गए। स्वीकार करने पर क्रेमलिन ने कहा सब कुछ नियंत्रण में है, कि केवल कुछ ड्रोन के मलबे ही गिरे थे। रिफाइनरी सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन उसी समय उसी रूसी क्षेत्र के गवर्नर आपातकाल की घोषणा कर रहे थे। स्कूल बंद, डे केयर सेंटर बंद, दमकल कर्मी घंटों से काम कर रहे हैं और रियाजान के ऊपर का आसमान धुएं से काला है। पुतिन एक बार झूठ बोल सकते हैं। इस बार झूठ के साथ वीडियो भी था और सैटेलाइट भी। और यही है जो उस एक रात ने साबित कर दिया। यूक्रेन ने एक समन्वित अभियान में रूस में एक छोर से दूसरे छोर तक लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। अज़ोव सागर से कैस्पियन सागर तक 2000 किलोमीटर की दूरी इन दोनों छोरों को अलग करती है। रूस की वायु रक्षा प्रणाली, जिसे बनाने में अरबों खर्च हुए, इन लक्ष्यों में से एक को भी रोकने में असफल रही। पुतिन के लिए संदेश साफ था, रूस की सीमा के भीतर अब कोई जगह सुरक्षित नहीं रही। ना तो रिफाइनरी, ना सैन्य हवाई अड्डा, ना नौसैनिक अड्डा और ना ही रूसी कैलेंडर के सबसे महत्वपूर्ण दिन पर मॉस्को का आसमान। अब पुतिन के पास 2 रास्ते हैं। वे स्थिति और गंभीर कर सकते हैं, यूक्रेनी नागरिकों पर फिर हमला या बड़ा बदला ले सकते हैं, जैसे कीव पर किया था। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि क्रेमलिन आने वाले हफ्तों में जेलेंस्की के कार्यालय पर हमला करने की योजना बना रहा है। और बेलारूस, जो रूस के दबाव में लगातार आ रहा है, कभी भी आधिकारिक रूप से युद्ध में शामिल हो सकता है। लेकिन एक समस्या है, हर बार जब पुतिन तनाव बढ़ाएंगे, अब यूक्रेन जवाब देगा और वो रूसी क्षेत्र के अंदर जवाब देगा। ऐसे हथियार जिनकी कीमत आम कार जितनी है और जिन्हें क्रेमलिन रोक नहीं पा रहा है। क्या आपको इस वीडियो की पहली पंक्ति याद है? व्लादिमीर पुतिन ने शांति को लेकर झूठ बोला और अपने कार्यकाल के सबसे महंगे सप्ताह में व्लादिमीर पुतिन ने यह जान लिया कि यूक्रेन ने अब दिखावा करना बंद कर दिया है कि वह कुछ नहीं देखता। एक ही रात में रूस के आधा दर्जन क्षेत्रों में युद्ध एक नए चरण में प्रवेश कर गया। एक ऐसा चरण जिसमें व्लादिमीर पुतिन अब यह छुपा नहीं सकते कि क्या हो रहा है, यहाँ तक कि खुद से भी नहीं, यहाँ तक कि रूस से भी नहीं, यहाँ तक कि दुनिया से भी नहीं। आप क्या सोचते हैं? क्या पुतिन तबाही की रणनीति बना रहे हैं या फिर वो सिर्फ एक तानाशाह है
जो अब हकीकत से संपर्क खो चुके हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में दें। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह समझने की जरूरत है कि क्या हो रहा है। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर कहानी आगे देख सकें। अगली बार तक